This is an ABP Life podcast. नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सूबे पंजाब की मुख्यमंत्री बन गई। मरियम नवाज शरीफ को 2/3 यानी कुल 220 वोट मिले और उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इससे पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक महिला मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। और मरियम नवाज के सीएम चुने जाने पर हमारी सहयोगी रंजना ने पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। पाकिस्तान में इस बार के नेशनल असेंबली चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो सब यही कह रहे हैं कि ये बेईमानी हुई है बहुत जबरदस्त और इसको रिग्ड इलेक्शन कहा जा रहा है। सभी ने डब किया है। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो क्लियर विनर हैं और उनको डिमांड भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पब्लिक का जो मूड जो दिखाई दे रहा है वो इमरान के फेवर में है। उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और ये अजीब इलेक्शन था जिसमें पहले से मालूम था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किस पार्टी का क्या होगा, ये पहले ही पता चल गया था लोगों को। नवाज शरीफ को लाया ही इसीलिए गया था, वो खुद नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को बना दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी, तो उन्होंने अपने भाई को बना दिया। तो इस तरह एक मजाक हुआ है इलेक्शन क्या। जी सर, मरियम नवाज पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री बनेंगी और वो पहली महिला सीएम है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिला का बनना तो अच्छी बात है पंजाब में, लेकिन वो कितनी पॉपुलर हैं, क्या वो संभाल पाएंगी? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहाँ की बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर उसके बाद उनको 220 सीट मिली हैं 371 में से। वहाँ पे भी जो इल्ज़ाम है या रिगिंग का है कि वहाँ भी बेईमानियाँ हुई हैं बहुत सी। फिर उसके बाद ये कि इस समय पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, क्या उसको वो संभाल पाएंगी, ये मसला है। उनके पास कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है नहीं। और पंजाब जो है वो सबसे बड़ा प्रांत है वहाँ का, में तकरीबन जो है 53% वहाँ की पॉपुलेशन है, जो 25 करोड़ में से जो पाकिस्तान की आबादी है वो वहाँ पे 53% रहते हैं। और उनका 60% बजट भी होता है। और बजट उनका जो मुल्क का है वो कुल 350 बिलियन डॉलर का है। तो आप समझ लीजिए क्या इम्पोर्टेंट स्टेट है। अगर वहाँ पे अनरेस्ट होता है और प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह की, तो चलाना मुश्किल होगा। अब देखना ये है कि क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये कि लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते इनकी पार्टी से। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि ये कोई पहली महिला नहीं है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी हैं पाकिस्तान में, जो कि काफ़ी कामयाब बाद में हो गई थी। उनका काफ़ी नाम, उनकी बाद में हत्या भी की हुई। सर, मरियम पाकिस्तान में एक विवादित राजनेता की तरह क्यों रही हैं और राजनीति में मरियम का कद कैसे बढ़ता गया? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कद तो उसी का बढ़ता है जिसको सेना सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की सेना की सपोर्ट थी। पहले इस फैमिली को सेना से डिफरेंसेस थे, तो इनके पिता नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ गया। अब ये है कि सेना को दोबारा से, कोई लीडर तो है नहीं पाकिस्तान में बचा, तो नवाज शरीफ को लाया गया है कि ये बड़े पुराने लीडर हैं, ये इमरान खान को कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं उनकी जो इस समय पॉपुलैरिटी है। और इमरान उन्हीं ने आते ही अपने भाई को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं और बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर। इसको लेके पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा विवाद नजर आता है। खबरें धीरे धीरे आती हैं पाकिस्तान से। वहाँ डेमोक्रेसी और बहुत ज़्यादा तो है नहीं, छूट भी नहीं है लिखने की ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि ये जो फैमिली है नवाज फैमिली, इसका बहुत घनिष्ठ संबंध वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं से है, जैसे जमात इस्लामी या जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है, ये फजल ग्रुप या और दूसरे। ये वो परिवार है जिसका लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसी संस्थाओं से भी अच्छे संबंध इन्होंने बना के रखे हैं। तो उनका पूरा नेटवर्क इनको सपोर्ट करता है फैमिली को जब भी कोई खड़ा होता है। लेकिन आम जनता में अब इनकी सपोर्ट बहुत कम रह गई है, ऐसा देखने से लगता है नेशनल लेवल पे भी।
कहा जाता है कि शरीफ परिवार रूढ़िवादी और पारंपरिक है, तो ऐसे में मरियम के सामने क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमिक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल फेल हो रही है, कोलैप्स की वर्ष पे है जिसे कहना चाहिए। फेल्ड स्टेट है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत जबरदस्त है और साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस भी। पॉलिटिकल क्राइसिस को फिर भी किसी हद तक संभाला जा सकता है, मगर इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त जिस तरह की है वहाँ पे उसको संभालना मैं समझता हूँ किसी भी लीडर के लिए बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए कि जो हालात हैं इंटरनल वो बहुत ख़राब हैं। एक तरफ तो आतंकवादी संगठन और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर। आए दिन आर्मी और पुलिस और सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं उनके ऊपर अटैक होता रहता है, मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है नहीं मुल्क का। फिर ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता नहीं, ये बार बार लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से या IMF से और फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको अरब देशों से मिल जाता है, मगर उधार से मुल्क तो चलते नहीं। कब तक ये इस तरह लोन पे रहेंगे? इकोनॉमिक रीजनरेट नहीं हो पा रही दोबारा से, उसके लिए अमन शांति की ज़रूरत होती है। तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कई हज़ार इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। प्राइस बहुत है, हर चीज़ की कीमतें बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि दाल चावल आटा सब्जी बिजली का दाम बहुत है हो गया है। तो ये इन समस्याओं को संभालना कोई आसान काम नहीं होगा उनको। सर एक सवाल ये है कि वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है? करप्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा करप्शन था और आज भी करप्शन वैसे ही है। फिर दूसरी बात ये कि कोई सेना का कंट्रोल हर चीज़ पे रहता है वहाँ पे, इकोनॉमी पे भी सब उन्हीं का कंट्रोल है, तो उसके कारण वर्ष मुश्किल। और सेना में स्वयं बहुत करप्शन है और फिर उसके और भी बहुत से कारण हैं। पैंडेमिक आ गया था, यानी कोरोना काल आ गया बीच में, उससे और इनका हालात बिगड़े। फिर उसके अलावा फिर वहाँ पे फ्लडिंग हो गई, सैलाब आ गया, पानी तमाम उसने बहुत नुकसान पहुँचा दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर की क्रॉप्स खराब हो गई है। यही नहीं, पानी के साथ मिट्टी आ गई तो खेती नहीं हो पा रही है बहुत जगहों पे। अब उसको ठीक कर रहे हैं, टाइम लगेगा। इस दफ़े थोड़ा सा एग्रीकल्चर इम्प्रूव की है जिससे इनको थोड़ा फ़ायदा हुआ है। और रिमिटेंसेस बीच में नहीं आ रहे थे क्योंकि जो मजदूर जो लोग काम करने वाले अरब देशों में जो पैसा भेजते थे 40 बिलियन डॉलर के करीब आता था उनके यहाँ, वो आना बंद हो गया था। कोरोना काल में सब बंद हो गए थे, लोग वापस आ गए थे और अब थोड़ा सा उनके पास वहाँ से आने लगा है पैसा। लेकिन अब लोग कम हो गए हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट कम है। लोकल लोग अरब कंट्रीज में जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉय कर रहा है, पॉलिसी है। तो इस तरह से बहुत से कारण थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में सबसे बड़ा तो करप्शन था जी। और डेवलपमेंट एजेंडा कभी पाकिस्तान का रहा नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, धर्म के नाम पे बना है और धर्म ही की राजनीति की है। डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया कभी भी। सर वहाँ पे आतंक भी बहुत ज्यादा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बताया मैंने, आतंक तो कंट्रोल से बाहर है। इतने पावरफुल ये सब ग्रुप हो गए हैं, इनको रोकना मुश्किल है। इसमें बहुत से ऐसे भी ग्रुप हैं जो इनके खिलाफ हो गए हैं, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पश्तून मिलिटेंट ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा का, इसकी काफ़ी सपोर्ट है वहाँ पे। इनकी बड़ी संस्था, इसमें बहुत से ग्रुप्स इसके साथ जुड़ गए हैं और ये अफगानिस्तान में भी इनकी सपोर्ट है। वहाँ से इनको वेपन बहुत अच्छे मिल गए हैं। इनको रोकना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके अलावा ये है कि जनरल रिजेंटमेंट, पब्लिक में भी बहुत रिजेंटमेंट है लीडरों के खिलाफ और सेना के भी खिलाफ है। अराजकता अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो अराजकता भी फैलने के डर नजर लगता है। जी सर, ABP लाइव संवाद में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.